हे ध्वज, क्या रणमा? पिकनिक के लिए रेडी? ऑफ कोर्स, काम के अलावा कुछ भी करने के लिए ऑलवेज रेडी। तो आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा। इनफैक्ट यू ड्राइव। ओह थैंक्स यार, मस्त कार है। हाँ यार, काफी समय और मेहनत लगी इसे लेने में। यार मुझे भी कार लेनी है। अच्छा, ये लेना। यार ये नहीं, एक एसयूवी थार जैसी। डिवाइडर पे चलाने के लिए। नहीं यार, बचपन से सपना था मेरा एसयूवी लेने का। और पैसे कहाँ से आएंगे? ईएमआई इजी। यार कार लेना आसान थोड़ी है। पहले कार इतनी महंगी होती है, फिर ईएमआई भी बहुत होती है। पेट्रोल या डीजल ले, उसका कौन खर्चा देखेगा? तेरा सारा बोनस ना कार की मेंटेनेंस में चला जाएगा। एंड 10 साल बाद क्या करेगा गाड़ी के साथ? तब तो सिर्फ ईवीज होंगी। शायद से यही कार मेरे लिए सही है। अरे डरो मत, साथ में फिगर आउट करते हैं। हाय मरुनिमा एंड ग्रो के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज इस एपिसोड में हम बात करेंगे कि कैन यू अफोर्ड एन एसयूवी और नॉट। तो लेट्स बिगिन। पहले मुझे ये बता, तुझे गाड़ी लेनी क्यों है? यार ये ओला उबर का झंझट मेरे से और नहीं हो पाएगा। कल सुबह बारिश हुई थी, 2 घंटे ऑटो के लिए वेट करना पड़ा। सोच। बट वो तो वंस इन अ ब्लू मून होता है ना, इसके लिए तुम हर महीने 20,000 रुपए देने के लिए तैयार हो? यार वो यूट्यूबर गेडी कुमार मेरे से 2 साल छोटा है, लेकिन हर महीने एक नई BMW, मर्सिडीज, लैम्बोर्गिनी, पता नहीं क्या क्या लेते रहता है। और कल मेरे दोस्त ने इंस्टाग्राम पे स्टोरी डाली थार की डिलीवरी लेते हुए। यार मुझे भी लेनी है वैसे। यार ये सोशल मीडिया के चक्कर में लोगों के एक्सपेंसेस ऑल टाइम हाई हो चुके हैं एंड इन्वेस्टमेंट्स ऑल टाइम लो। आई एम श्योर अभी अगर सर्च हिस्ट्री देखूं तो पूरी एसयूवी से भरी होगी। अरे ऐसा नहीं है, कॉम्पैक्ट एसयूवीज भी है। पूरे देश का ना यही हाल है। स्कूल वाले राहुल ने क्या गाड़ी ले ली, सबको अब गाड़ी खरीदनी है। फोमो में आकर वो देख नहीं रहे कि उनकी सर्कमस्टांसेस क्या है और हमारे क्या। तभी बैंक के सामने कार लोन के लिए लाइन लगी हुई है। मुझे तो लगता है सब कैश में ही लेते होंगे। इंस्टाग्राम पे तो सब अमीर लगता है। तुझे पता है इंडिया में 80% लोग एसयूवीज लोन पर लेते हैं एंड पैसेंजर व्हीकल्स में भी ज्यादातर लोग 10% डाउन पेमेंट देते हैं, 90% लोन लेते हैं। डैम, मुझे तो ये पता ही नहीं था। एंड इसका फायदा सबसे ज्यादा पता है किसको मिलता है? किसको? बैंक्स को मिलता है। एंड उन्होंने कार लोन का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इतना लो कर दिया है कि महीने में 20,000 रुपए कमाने वाला जन भी अब कार लोन ले सकता है। ऐसे तो उस इंसान का सारा पैसा ईएमआई में ही चले जाएगा। एग्जैक्टली, यही तो बैंक्स को चाहिए। अगर ये फैमिली की पहली गाड़ी है तो यू कैन कंसिडर बाइंग अ कार, क्योंकि ये इमरजेंसी सिचुएशंस में काफ़ी हेल्प कर सकता है। तो कार लेना चाहिए कि नहीं, इट्स नॉट प्योरली अ फाइनेंशियल डिसीजन, इट्स फाइनेंस प्लस इमोशंस। तो रोज़ कितना ट्रैवल करता है? अप्रॉक्सीमेटली 30 किलोमीटर्स मान लो। फिर तो कार लेना कंसिडर कर सकते हैं वर्सेस रोज कैब लेना, क्योंकि उस केस में कार लेना ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव होगा वर्सेस अ कैब। अगर आप इस पे एक डिटेल कैलकुलेशन देखना चाहते हैं देन चेक आउट दिस वीडियो। हाँ, तो कमिंग बैक। बढ़िया है, तो चले शोरूम। अरे रुक जाओ गुरु, पहले फाइनेंसेस तो देख ले। तेरी सैलरी कितनी है? एचआर ने बोला है डिस्कस नहीं करना चाहिए। ठीक है, बाय। अरे बैठो बैठो, कट कटा के 1-1.5 लाख हो जाए। एक या डेढ़? 1.5 मान लो। यार तुझे इतने सारे पैसे क्यों मिल रहे हैं? एचआर से ना बात करनी पड़ेगी। अरे आप टॉपिक से मत भटको यार, ये बताओ एसयूवी कैसे मिली? ठीक है, उसके लिए ना 35-15 रूल फॉलो करना है। 35-15 ये कौन सा रूल है? फॉलो नहीं किया तो चालान कटेगा क्या? अरे सर, गाड़ी का कागज दिखाओ। हाँ सर, ये लो सर। ये क्या, तुम्हारा गाड़ी का तो डाउन पेमेंट भी 30% से ज्यादा है, लोन भी 10 साल का है और ईएमआई भी तो सैलरी का 15% से भी ज्यादा है। ए पाटिल, इसको अंदर करो रे। सर सॉरी सर, सॉरी सर, सर सॉरी सर, सर सॉरी सर। कोई चालान नहीं कटेगा। 35-15 रूल सिर्फ ये बोलते हैं कि कार की ऑन रोड प्राइस जो भी है उसका 30% अमाउंट डाउन पेमेंट होना चाहिए। फिर 5 पे आते हैं, टोटल कार लोन का टेन्योर 5 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, नहीं तो कार चलना बंद हो जाएगी लेकिन ईएमआई चलती रहेगी। फिर लेट्स कम टू 15% ऑफ योर मंथली सैलरी, उससे कम होना चाहिए ईएमआई का अमाउंट। एंड टोटल जो भी ईएमआई है, कार लोन ईएमआई, हाउस लोन ईएमआई, आईफोन ईएमआई, ये टोटल मिला के तुम्हारी सैलरी का 40% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए ऑन अ मंथली बेसिस। कोई एग्जांपल से समझाओ ना। ठीक है, चल महिंद्रा BE6 का एग्जांपल लेते हैं। वाह, क्या गाड़ी का नाम लिया है। आई नो। अब इसकी ऑन रोड प्राइस है अराउंड 20 लाख रुपीज़। इसमें से 30% अमाउंट होगा डाउन पेमेंट, यानी अराउंड 6 लाख रुपीज़, यानी कि बैलेंस 14 लाख रुपीज़ होगा कार लोन अमाउंट। ये कार लोन 5 साल के पीरियड के लिए होगा एट एन इंटरेस्ट रेट ऑफ अराउंड 9.5%। तभी सब कुछ मिला के अप्रॉक्सीमेटली मंथली ईएमआई आएगी अराउंड 30,000 रुपीज़। सही है, 30,000 ईएमआई कौन सी बड़ी बात है? यार तो 35-15 रूल बिल्कुल ही भूल गया है क्या? अब वो क्या था? देख, ईएमआई तेरी सैलरी के 15% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए एंड सारी ईएमआईज मिलाकर तेरी सैलरी का 40% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो फिर मेरा बजट कितना हुआ?
तो तेरी 1.5 लाख की सैलरी कंसिडर करते हुए EMI 22.5K होगी 5 साल तक, तो 10.5 लाख रुपीस का लोन कंसिडरिंग 30% डाउन पेमेंट ऑफ द टोटल कार का अमाउंट, मतलब तेरा बजट होगा अराउंड 15 लाख रुपीस। 15 लाख? उसमें तो BE6 का लोअर मॉडल भी नहीं आएगा। पर दुनिया में BE6 के अलावा भी इतने सारे मॉडल्स हैं, ये पॉकेट फ्रेंडली भी होंगी एंड ज़्यादा फीचर्स भी मिलेंगे। इनफैक्ट एक टिप बताऊँ, कॉम्पैक्ट SUVs या हैचबैक्स प्रेफर कर। क्यों? क्योंकि ये 4 मीटर से छोटी होती है एंड 4 मीटर से छोटी वाली गाड़ियों पे कम टैक्स मिलता है स्टेट वाइज के अकॉर्डिंग, एंड ये सिटी के लिए प्रैक्टिकल भी है, SUV की फील भी आएगी। लेकिन पेट्रोल लूँ कि डीजल? EV भी तो ले सकता है। EV तो बहुत महंगी पड़ेगी ना। महंगी तो पड़ेगी, लेकिन आजकल उसकी रनिंग कॉस्ट पेट्रोल कार से 1/4 होती है। ऊपर से समय के साथ पेट्रोल का कॉस्ट तो बढ़ता ही रहेगा एंड EV के कार लोन्स कम इंटरेस्ट रेट पे भी मिल रहे हैं। लेकिन EV रास्ते में बंद पड़ गई तो दिक्कत है। भैया पावर बैंक है क्या? मैडम आपके पास पावर बैंक है क्या? नहीं, बट कॉल करना है तो मेरे फोन से कर लो। कॉल नहीं यार, मेरी EV डिस्चार्ज हो गई है, मेरे को चार्ज करना था फिर उसको। मुझे नहीं पता। भाई आई एम सॉरी टू से, तुझे दवा की नहीं दुआ की जरूरत है। क्यों, क्या हुआ मुझे? तुझे है रेंज एंग्जाइटी, यही फियर कि EV की रेंज इतनी कम है तो गाड़ी निकालेंगे ही नहीं, विच बाय द वे इज नॉट ट्रू। इनफैक्ट EV चार्जिंग स्टेशंस तो दिन बर दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। चल मान लिया, लेकिन कॉस्ट का क्या? अपना 35-15 रूल भी तो है। तो ठीक है, कोई कॉम्पैक्ट SUV का एग्जांपल ले लेते हैं। कौन टाटा सी? पंच का एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, टाटा पंच का एग्जांपल लेते हैं। उसकी ऑन रोड प्राइस है अराउंड 10.27 लाख रुपीस, करेक्ट, एंड उसका माइलेज है लगभग 18.8 किलोमीटर्स पर लीटर। अरे वाह। और टाटा पंच EV की ऑन रोड प्राइस है 12.72 lakhs, उसकी रेंज है 315 किलोमीटर्स और बैटरी कैपेसिटी 25 किलोवाट आवर। डैम, कार्स की नॉलेज तो पूरी है तुझे। थैंक्स। तो पेट्रोल की कॉस्ट लेते हैं अराउंड 110 रुपीज पर लीटर एंड 1 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट 8 रुपीज। तो ऑन अ मंथली बेसिस पेट्रोल कार की रनिंग कॉस्ट होगी 3500 रुपीज एंड EV कार की होगी सिर्फ 380 रुपीस। ये तो दिन रात का अंतर हो गया एग्जैक्टली। बट इंश्योरेंस और मेंटेनेंस कॉस्ट भी तो है यार, मुझे नहीं खेलना। अरे हैमिल्टन साहब, गाड़ी खरीदना कोई हलवा थोड़ी है। तो पेट्रोल और EV दोनों की इंश्योरेंस कॉस्ट लेते हैं अराउंड 13,000 रुपये एंड मेंटेनेंस कॉस्ट ले तो एनुअल बेसिस पर पेट्रोल कार की होगी अराउंड 8,000 रुपीज़ और EV कार की होगी 5,000 रुपीज़। यार ये तो बैठे बैठे बहुत खर्चा हो गया। एक बार मंथली कॉस्ट कितना होगा बताओ। हाँ श्योर, तो उसके लिए थोड़ा सा मैथ फिर से करते हैं। तो अगर हम पेट्रोल एंड EV दोनों का 30% डाउन पेमेंट हटाकर मंथली EMI, फ्यूल कॉस्ट, इंश्योरेंस और मेंटेनेंस को कैलकुलेट करते हैं तो 20,400 रुपीज़ पर मंथ फॉर पेट्रोल एंड 20,600 रुपीज़ फॉर EV। भाई साहब, तो ओवरऑल देखा जाए तो EMI मिलाने के बाद EV मेरे को पेट्रोल से सिर्फ 200 रुपीस पर मंथ महंगी पड़ेगी। एग्जैक्टली, एंड अगर तुम एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन हो तो EV एनवायरनमेंट के लिए भी काफ़ी बेटर है। अरे बस कर, तेरे को पता है एनवायरनमेंट को कोई भाव नहीं देता। चल ठीक है, बट इवन इफ यू थिंक अबाउट इट फ्रॉम इकोनॉमिक मैथमेटिकल टर्म्स, देखो गवर्नमेंट सब्सिडी का बेनिफिट भी मिल सकता है, लेकिन ये स्टेट वाइज भी वेरी करता है। ऑल्सो अगर तुम्हारा दिन में डेली कम्यूट ज़्यादा है इंक्लूडिंग ओकेजनल लॉन्ग ट्रिप्स, तो EV मेक्स मोर इकोनॉमिकल सेंस क्योंकि रनिंग कॉस्ट लोअर है। पर ध्यान रखना, ये कॉस्ट सिर्फ आइडियल सिचुएशन में होती है। रियल लाइफ में पेट्रोल कार की माइलेज और EV कार की रेंज दोनों ही कम होती है, तो एक्चुअल कॉस्ट इससे ज़्यादा ही होंगे। वैलिड पॉइंट। यार ये कार के कॉस्ट तो बढ़े ही जा रहे हैं, तो कुछ कम करने का तरीका है क्या? इसका एक हैक है जिससे तुम्हारा कार लोन इंटरेस्ट फ्री हो सकता है। बैक टू द मैथ, लेट्स से कि तुमने 15 लाख की गाड़ी के लिए 10,50,000 रुपए का लोन लिया है, अज्यूमिंग 30% डाउन पेमेंट। तो उसके लिए 5 ईयर पीरियड में 9.25% इंटरेस्ट रेट पर 2,70,000 रुपीज इंटरेस्ट पे करना होगा। अब इसको इन्फ्लेशन से एडजस्ट करें तो 10 ईयर पीरियड में ये सेम 2,70,000 रुपीज बन जाएगा 4,75,000 रुपीज। तो हमें SIP इस तरीके से करनी है कि 10 ईयर पीरियड में ये अमाउंट फुल्ली रिकवर हो जाए। 10 years में तो शायद गाड़ी बेचनी पड़ जाए वापस। हाँ, तो बट 10 ईयर का पीरियड इज इम्पोर्टेंट क्योंकि 5 साल का टाइम पीरियड बहुत छोटा है, खासकर अगर इक्विटी इन्वेस्टिंग की बात करें तो इक्विटी के रिटर्न्स इतने वॉलेटाइल होते हैं कि 10 ईयर का टाइम होराइजन लॉन्ग इनफ है टू अज्यूम कि 12% का एवरेज रेट मिल सकता है अगर हम हर महीने 3,500 रुपये की SIP करें विद 10% एनुअल स्टेप अप। अच्छा ये बता, तो मॉडल कौन सा लेगा? ऑब्वियसली टॉप मॉडल, बाइक के ऑरा पॉइंट्स डबल करने हैं। ऑरा पॉइंट्स तो डबल होंगे, EMI भी डबल हो जाएगी। देख, तो लोअर मॉडल्स कंसिडर कर सकते हैं अगर तेरा यूज़ की डेली कम्यूट है या सिर्फ फैमिली के लिए। मिड रेंज मॉडल कंसिडर कर सकते हैं अगर अच्छे फीचर्स चाहिए जैसे सनरूफ या इंफोटेनमेंट सिस्टम या ADAS सिस्टम। अब हायर एंड मॉडल सिर्फ ना ब्रैगिंग राइट्स के लिए होते हैं। यार आप लॉजिकल पॉइंट यूज करके पूरा मूड ऑफ कर देते हो। अच्छा ठीक है, रो मत। 35-15 रूल में जो भी मॉडल फिट हो रहा है ना वो ले ले। ओके,
वैसे रीसेल वैल्यू का भी सोचूं क्या? अच्छा, रीसेल वैल्यू के बारे में पता है? हाँ मतलब जब दिल भरेगा तो बेच देंगे। ये एक्चुअली अच्छा आंसर था। तो रीसेल वैल्यू का फंडा ये है कि जैसे बजट कार्स हैं, i20, ऑल्टो, स्विफ्ट, इनकी रीसेल वैल्यू हाई होती है वर्सेस लो माइलेज एसयूवी व्हीकल्स। रीसेल में उनके लिए ज़्यादा पैसे नहीं मिलते। ओ तो मतलब रीसेल भी फैक्टर है। इट इज़ बिकॉज जब भी कार पिक कर रहे हो ऐसी कार पकड़ो जिसकी डिमांड हमेशा हाई होती है ताकि रीसेल करने पे और पैसे मिले। इससे क्या होता है कि नेक्स्ट टाइम एक नई गाड़ी खरीदनी हो तो अपग्रेड करने के लिए इतने सारे पैसे नहीं देने होते। अच्छा ये बताओ यूज्ड कार्स का क्या सीन है? हाँ, तो उसके लिए लेट्स से हम XUV 700 का एग्जाम्पल लेते हैं। सही कार। हाँ, सही तो है। तो ये कैलकुलेशंस देख, अगर तो आज एक नई XUV 700 AX5 पेट्रोल 80 लेगा तो उसका ऑन रोड प्राइस है अराउंड 24.3 लाख रुपीस। वही अगर 3 साल पुरानी सेम कार ले तो वो अराउंड 16.3 लाख रुपीस की मिलेगी। मगर यूज्ड कार पर बैंक ज्यादा इंटरेस्ट चार्ज करती है। क्योंकि वो ज़्यादा रिस्की है? करेक्ट। कितना ज़्यादा? देख, ऑन एन एवरेज न्यू कार लोन का इंटरेस्ट रेट होगा अराउंड 9.5%, वही ओल्ड कार का इंटरेस्ट रेट होगा 14.5%। ओ बट लेकिन यूज्ड कार फिर भी ओवरऑल सस्ती पड़नी चाहिए ना? नहीं, मेंटेनेंस और रनिंग कॉस्ट भी तो है। मतलब नई कार का माइलेज जनरली बेटर होता है। XUV 700 का ही एग्जांपल लेते हैं। एक्सपर्ट रिपोर्टेड माइलेज है 8.5 किलोमीटर्स पर लीटर, पर यूज मॉडल 7.5 किलोमीटर्स पर लीटर तक दे सकता है। माइलेज से तो दिक्कत हो जाएगी। हाँ, साथ ही में मेंटेनेंस भी थोड़ा ज़्यादा ही पड़ेगा। तो ये सब मिला के फाइनल कॉस्ट कितना होगा? हाँ, तो लेट्स से तुम 30,000 किलोमीटर्स चलाते हो 5 सालों में, तो XUV 700 के केस में कॉस्ट आती है 35.5 लाख रुपीस और यूज्ड वाली में 28.9 लाख रुपीस। अगर 5 साल बाद बेचना हो तो नई कार की रीसेल वैल्यू 12 लाख रुपीस मिल सकती है कंसिडरिंग 50% डेप्रिसिएशन, पर यूज्ड कार एट मैक्स 7 लाख रुपीस में बिकेगी कंसिडरिंग 70% डेप्रिसिएशन फॉर 8 ईयर्स। मतलब 5 साल बाद नए कार का फाइनल कॉस्ट रहेगा 23.5 लाख और यूज्ड कार का 22.4। करेक्ट। ओवरऑल देखा जाए तो ओल्ड कार ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव होगी। अब ये भी सोचना पड़ेगा कि शोरूम जाऊँ कि यूज्ड कार डीलर। बिल्कुल सही सोच रहा है। ये भी देखना होगा कि यूज्ड कार डीलर कोई स्कैम नहीं कर रहा। स्कैम? किस टाइप का स्कैम? एक्स गर्लफ्रेंड का धोखा ही मेरे लिए बहुत था। हाँ, बेसिकली ये क्लेम करेंगे कि गाड़ी सिर्फ 20,000 किलोमीटर चली है लेकिन असली में 80 या 90,000 किलोमीटर चली होगी। तो ये कैसे चेक करूँ? तो इसके लिए कोई भी ऑथराइज सर्विस सेंटर जाओ, वहाँ पे कार का रजिस्ट्रेशन नंबर दो, वो आपको बता देंगे कि एग्जैक्टली कितने किलोमीटर चली है। अगर असली फिगर गलत निकला तो मैं सही में डीलर को कह दूंगा कि ये चूना अपने चाचा को लगा। वाओ। अब एक रैपिड फायर क्विज खेलते हैं टू सी हाउ मेनी आंसर्स यू गेट राइट। तो लेट्स बिगिन। टोटल कार लोन का कितना अमाउंट डाउन पेमेंट होना चाहिए? आपकी कार लोन का मंथली एक्सपेंस टोटल सैलरी का कितना परसेंटेज होना चाहिए? टोटल लोन का ड्यूरेशन क्या होना चाहिए? आपकी सैलरी का कितना परसेंटेज लोन्स की रीपेमेंट में जाना चाहिए? ऑल डन? वेल, टेल अस इन द कमेंट्स, नो चीटिंग हाँ, कि आप कितने आंसर कर पाए। इस पूरी एक्सरसाइज के बाद आप ये देखो कि कार लेना आपके लिए एक एक्चुअल नीड है या फिर आप किसी और को देख के गलत इन्फ्लुएंस हो रहे हो। अरे किससे बात कर रहे हो? मैं तो चला शोरूम, आप अपना देख लो। इसका तो डिसीजन बन गया, अब आपकी बारी। ऐसे और पर्सनल फाइनेंस वीडियोस के लिए सब्सक्राइब टू ग्रो। दैट्स ऑल फॉर टुडे, अंटिल नेक्स्ट टाइम, कीप ग्रोइंग। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.